सोचिए पूर्णिमा की रात है। तेलगांव का घना सुनसान जंगल। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और उस खामोशी को चीरती हुई एक बाइक चली आ रही है। उस पर 3 दोस्त सवार हैं। जो एक मामूली सा सफर होना चाहिए था, वो जल्दी एक ऐसी भयानक रात में बदलने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं वो एक प्रत्यक्षदर्शी के दहला देने वाले अनुभव पर आधारित है। इसका शीर्षक है बिना सिर वाली महिला की भूतिया हवेली। हमारा मकसद साफ है। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि जब डर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है तो तर्क और हिम्मत वो कैसे काम करते हैं। और ये कहानी देखिए क्लासिक फॉर्मूले से शुरू होती है जो हमें तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक सुनसान जगह, एक अनदेखी ताकत और एक पहेली। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना ही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है। ये एक कह सकते हैं कि एक परफेक्ट सेटअप है ये समझने के लिए कि डर असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत काफी आम है। नरेटर सुरेश और अजय, ये तीनों बाइक रोककर जंगल में थोड़ा हल्का होने के लिए रुकते हैं। अब नरेटर और सुरेश तो वापस आ जाते हैं, लेकिन अजय गायब हो जाता है। और उस वक्त डर का कोई नामो निशान नहीं था। नरेटर को तो यही लगता है कि अजय उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। एक आम सी बात है। हाँ, वो उसे आवाज देता है, देख भाई, अगर तू मेरे 5 गिनने से पहले यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब एक तरह की चुनौती। हाँ, एकदम हल्की फुल्की चुनौती। और यहीं से मुझे लगता है कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। वो जो पहली चीख आती है ना, भाई बचाओ, वो सब कुछ बदल देती है। कहानी में आवाज का इस्तेमाल बहुत चतुराई से किया गया है। नरेटर तुरंत समझ जाता है कि ये मजाक नहीं है, क्योंकि एक दोस्त की आवाज में असली खतरे को पहचानने की हमारी जो दिमागी वायरिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। सही बात है। और वही चीख उन्हें जंगल में और अंदर खींच ले जाती है। और वहां उन्हें जो मिलता है वो किसी बुरे सपने की शुरुआत जैसा है। पत्तों पर खून के धब्बे, जमीन पर घसीटने के निशान। और फिर वो अपनी आंखों से उस मंजर को देखते हैं। एक काली साड़ी पहनी औरत अजय का पैर पकड़कर उसे जंगल में तेजी से घसीटते हुए ले जा रही है। कहानी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि उसकी रफ्तार वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जैसे कोई इंसान चल ही नहीं सकता। अच्छा। और वो उसे लेकर जा रही थी जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की कोठी की तरफ। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से वीरान और डरावनी लग रही थी। अब यहाँ पर दोनों दोस्तों की सोच 2 अलग-अलग दिशाओं में जाती है। आपको नहीं लगता कि ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में इसी तरह रिएक्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दिमाग का एक दिलचस्प डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हम उसे एक लेबल दे देते हैं। जैसे सुरेश ने तुरंत किया। उसने कहा वो डायन है। एक साधारण औरत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, और अपनी बात को सही ठहराने के लिए फिल्मों का तर्क देता है कि डायन के पास चमगादड़ होते हैं। बिल्कुल। और नैरेटर वो दूसरी तरफ लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई आदमी हो जिसने साड़ी पहनी हो और वो कोई पागल या साइको किलर हो। एग्जैक्टली। ये लेबलिंग डायन या साइको किलर हमें उस अनजाने डर पर कंट्रोल का एक झूठा एहसास देती है। हम उस खौफ को एक जानी पहचानी कैटेगरी में डाल देते हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे डर के मारे हमारा दिमाग तर्क से ज्यादा लेबलिंग पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि वो आसान रास्ता है। खैर, नरेटर की हिम्मत काम आती है और वो सुरेश को मनाकर हवेली के अंदर जाने के लिए तैयार कर लेता है। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं। मकड़ी के जाले, हर तरफ धूल और मिट्टी। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब उन्हें सीढ़ियों से नीचे खून टपकता हुआ दिखाई देता है। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए होंगे। कॉरिडोर में छत से अजय की लाश लटक रही थी। रस्सी से उसके पैर बंधे हुए थे, हाथ नीचे झूल रहे थे, लेकिन उसका सिर गायब था। मतलब एक पल को तो सांस ही रुक जाए। आपको लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है? और कहानी ठीक इसी पॉइंट पर आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ देती है, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हैं कि सबसे बुरा हो चुका है, आपको अजय की आवाज सुनाई देती है, भाई मुझे बचाओ। साइकोलॉजी में इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन या सुनने का वहम कह सकते हैं, जो अक्सर गहरे सदमे या डर की हालत में होता है।
दिमाग इतनी बुरी तरह हिल जाता है कि वो ऐसी चीजें सुनने लगता है जो है ही नहीं, जिससे उम्मीद और खौफ का एक खतरनाक कॉकटेल बनता है। और यही झूठी उम्मीद उन्हें एक अंधेरे कमरे की तरफ खींच ले जाती है। वहाँ कोने में वो ही काली साड़ी वाली औरत बैठी थी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। और फिर वो पलटती है, उसका भी सिर नहीं था। बाप रे। और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था जो उनसे बात कर रहा था। यहाँ पर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी बदतर है। वो औरत अजय का सिर अपनी गर्दन पर लगा लेती है, मुस्कुराती है और अपनी मांग रखती है, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। तो यहाँ आकर मतलब लॉजिक की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब ये साफ है कि मामला कुछ और ही है। अलौकिक शक्ति की पुष्टि हो चुकी है। अब ये कोई स्लूक हिंसा नहीं है। उस औरत का एक मकसद है, एक खास खोज है, और वो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर वो दोनों वहां से भागते हैं। नरेटर तो भागता रहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सुरेश उसके पीछे नहीं है। वो मुड़कर देखता है तो सुरेश वो वापस उसी हवेली की तरफ जा रहा है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। हिप्नोटाइज्ड। हाँ, सुरेश पूरी तरह से उसके वश में था। नरेटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुरेश उसे धक्का दे देता है और हवेली के अंदर चला जाता है। यहाँ पे नरेटर की लाचारी महसूस की जा सकती है। जब वो हिम्मत करके वापस उस कमरे में पहुंचता है तो जो सीन वो देखता है वो शायद इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। हाँ, क्योंकि किसी का मरना एक बात है, लेकिन किसी को अपने ही हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर होते देखना ये दिमाग को सुन्न कर देता है। बिल्कुल। सुरेश खुद अपने हाथ में छुरी लिए खड़ा था और बड़बड़ा रहा था, मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। और फिर नरेटर की आंखों के सामने सुरेश अपने ही हाथों से अपना सिर काट लेता है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक पावर प्ले है। वो आत्मा ये दिखा रही है कि उसका कंट्रोल सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर, इंसान की इच्छा शक्ति पर भी है। वो नरेटर को एक मैसेज दे रही है, तुम भाग नहीं सकते, तुम लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग भी मेरा है। इससे नरेटर की स्थिति बिल्कुल निराशाजनक हो जाती है। अब नरेटर पूरी तरह से फंस चुका था। दो दोस्त मर चुके थे, भागना नामुमकिन था। तो वो एक अलग रास्ता अपनाता है जो शायद बहुत हिम्मत का काम था। वो भागने की कोशिश छोड़कर समझने की कोशिश करता है। वो उस आत्मा से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें, और फिर उसकी कहानी जानना चाहता है। और वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने उस कोठी में आई थी। एक दिन जब वो अकेली थी तो 3 नशे में धुत लड़के पानी मांगने के बहाने अंदर घुस आए। उसके पति ने आकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लड़कों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फिर उन्होंने उस औरत को भी मार डाला और उसका सिर काट दिया। ये कहानी उसके कामों को एक नया मतलब देती है। अब हमें समझ आता है कि उसका मकसद क्या है। उसका अपने सिर की खोज सिर्फ अपने अधूरे शरीर को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि मुक्ति पाने के लिए है। ये उसके किरदार में त्रासदी और बेबसी की एक गहरी परत जोड़ता है। तो ये सब बदले के लिए नहीं था, ये मुक्ति के लिए था। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। वो एक शैतान नहीं है जो बस मारना चाहती है, वो एक विक्टिम है, एक पीड़ित जिसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई, एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार। ये कहानी को हॉरर से ट्रेजेडी में बदल देता है। मुक्ति के लिए दाह संस्कार की उसकी इच्छा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात है जो उसके मकसद को साफ करती है। अपनी दिमाग का, लॉजिक का इस्तेमाल करता है। वो आत्मा से एक सवाल पूछता है, जब आपकी जान चली गई तब आखिरी बार आपने क्या सुना? आत्मा बताती है, वो मछली को फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे। और यही सुराग सब कुछ बदल देता है। ये तो कमाल। मतलब पूरी कहानी भूतों की और सोल्यूशन निकला एकदम शर्लॉक होम्स वाला। हाँ बिल्कुल। उसका तर्क बहुत सीधा और प्रभावी था। वो सोचता है कि आत्मा के पति ने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी, 3 लोगों के लिए एक मछली काफी नहीं होगी, इसलिए वो लड़की और मछलियां पकड़ने के लिए कोठी के पीछे वाले तालाब पर जरूर गए होंगे। अच्छा। और बहुत मुमकिन है कि सिर को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसे उसी तालाब में फेंक दिया हो। और यही इस कहानी की सबसे खास बात है, एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से अलौकिक घटनाओं पर टिकी है। उसका समाधान इंसानी दिमाग और तर्क से निकलता है। नरेटर ने उस आत्मा की याददाश्त का ही इस्तेमाल उस पहेली को सुलझाने के लिए किया जो आत्मा ने खुद उसके सामने रखी थी।
ये दिखाता है कि अलौकिक और तार्किक दुनिया एक दूसरे से टकरा सकती हैं और कभी-कभी एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। ये दिखाता है कि सबसे बड़े अलौकिक डर का जवाब भी कभी-कभी इंसान के दिमाग में छिपा होता है। इसके बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। नरेटर उस तालाब में जाता है। घंटों की मशक्कत के बाद उसे कीचड़ में फंसी हुई वो खोपड़ी मिल जाती है। फिर वो बरगद के पेड़ के नीचे से, जहां आत्मा ने बताया था, उसके शरीर के अवशेष खोद कर निकालता है और सिर के साथ उन दोनों का अंतिम संस्कार करता है। और जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, उसकी आत्मा आखिरकार आजाद होकर आसमान में गायब हो जाती है। तो ये एक ऐसा सफर था जो एक साधारण बाइक राइड से शुरू हुआ और एक बदला लेने वाली आत्मा से सामना, दो दोस्तों की भयानक मौत और आखिर में एक तड़पती हुई आत्मा की मुक्ति पर खत्म हुआ। तो इस सब का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से ये कहानी तर्क और डर के बीच के रिश्ते को दिखाती है। ये हमें बताती है कि अविश्वसनीय और भयानक चीजों का सामना करते हुए भी इंसानी दिमाग और सहानुभूति रास्ता दिखा सकते हैं। नरेटर ने उस आत्मा को ताकत से या किसी मंत्र से नहीं हराया, बल्कि उसकी कहानी को समझकर, उसकी पीड़ा को महसूस करके और उसकी पहेली को सुलझाकर उसे शांत किया। कभी-कभी सबसे बड़े डर से बाहर निकलने का रास्ता तर्क से ही होकर गुजरता है। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। नरेटर ने पहेली को सुलझाकर और आत्मा को शांति दिलाने में मदद करके खुद को बचा लिया। लेकिन सोचिए, क्या होता अगर वो असफल हो जाता? क्या होता अगर हत्यारों ने सिर को किसी ऐसी जगह फेंका होता जहां उसे ढूंढना नामुमकिन होता, जैसे कोई गहरा कुआं या कोई जलती हुई भट्टी? क्या त्रासदी से जन्मी न्याय की खोज अगर अधूरी रह जाए तो हमेशा के लिए एक हिंसक अभिशाप बन सकती है जिसका कोई अंत नहीं?